बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जहरीला आशिक कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। मोटी मोटी आंखें, सुर्ख रंगत और बड़े बड़े जिस्म वाली नरगिस 16 साल की एक अल्लड़ और खूबसूरत लड़की थी। जिधर से गुजरती लड़के दिल थाम कर रह जाते और लड़के तो लड़के, लड़कियां भी ये बात कहने पर मजबूर थी कि नरगिस से ज्यादा खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं है। हस्बे मामूल आज भी नरगिस खेतों में अपने बाबा को खाना देकर वापिस आ रही थी। सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था और धूप की रोशनी से नरगिस के रुखसार और भी ज्यादा सुर्ख हो रहे थे। गांव से 2 मील के फासले पर नरगिस के बाप अली शेर की जमीनें थी और नरगिस रोजाना पैदल जाकर अपने बाप को दोपहर का खाना देकर आती थी। इस वक्त भी नरगिस तकरीबन आधा फासला तय कर चुकी थी। गर्मी और धूप की वजह से वो काफी परेशान हो रही थी और जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहती थी। रास्ते में आने वाली छोटी नहर का पुल क्रॉस करके अब वो गंदम की तैयार फसल के साथ चलती हुई जा रही थी कि एकदम सुनाई देने वाली आवाज सुनकर वो ठिठका रुक गई। इसने इधर उधर सर घुमाकर देखा मगर कुछ भी नजर ना आ सका। ठीक इसी लम्हे आवाज वाजिया और साफ सुनाई दी, आती हो या मैं आऊं। नरगिस ने चौंक कर दाहिनी सिमत देखा, इसके माथे पर बल पड़ गए। ठीक उसी लम्हे आवाज एक बार फिर सुनाई दी, आती हो या मैं आऊं। नरगिस ने सर घुमाकर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक किसी जी रूह का नामो निशान तक न था और फिर इसकी नजर घूमते घूमते दोबारा गंदम की फसल पर आकर ठहरी, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यकायक नरगिस पर नामलूम सी घबराहट तारी हो गई और वो जल्दी से आगे बढ़ गई। इसके कदमों की रफ्तार मज़ीद तेज हो गई। दूर होती हुई आवाज की बाज गश्त अब भी उसके कानों से टकरा रही थी, आती हो या मैं आऊं। दूसरे दिन खाना देकर नरगिस जूं ही गंदम के इस खेत के पास पहुंची तो इसके कदम खुद ब खुद रुक गए और नजरें गंदम के खेत का तवाफ करने लगी। ठीक उसी लम्हे आवाज बुलंद हुई, आती हो या मैं आऊं, और नरगिस के पैरों में जैसे फिरकियां लग गई। शदीद घबराहट और वहशत के आलम में तूफानी रफ्तार से चलती हुई वो गांव के करीब तर होती चली गई। जूं जूं वो गांव के करीब होती जा रही थी उसके ज़हन में आते हुए ख्यालात का हजूम बढ़ता ही जा रहा था। नरगिस इस वक्त उम्र की जिस मंजिल पर थी वह हर बात समझ सकती थी और क्योंकि जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और आते जाते खुद पर उठने वाली नजरों का मतलब समझती थी, अपने हुस्न और खूबसूरती से अच्छी तरह आशना थी। इसलिए गंदम के खेत में से बुलंद होने वाली आवाज को सुनकर जो पहला ख्याल इसके जहन में आया वो यही था कि जरूर गांव का कोई शरारती लड़का इससे शरारत कर रहा है और इससे राह व रस्म बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन नरगिस इस किस्म की लड़की हरगिज नहीं थी और अपने वालिदैन की इज्जत इसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज थी। सो इस बात पर नरगिस का परेशान होना एक फितरती अमर था और इस वक्त भी वो यही सोच रही थी कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। और फिर वो गांव में दाखिल होने से पहले ही ये फैसला कर चुकी थी कि अभी फिलहाल इसे ये बात अपने घर नहीं बतानी चाहिए बल्कि अपने सबसे करीबी दोस्त से राब्ता करना चाहिए। सो अब इसका रुख सीधा शांतुल के घर की तरफ था। शांतुल ने जब ये पूरा माजरा सुना तो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बनो रानी, ये तो किसी बड़े दिल वाले का काम है जो तुम्हारी खातिर नताइज की परवाह किए बगैर तुम्हारे रास्ते में बैठा रहता है। ईमान से ये तो बड़ी ही हिम्मत की बात है कि इससे तुम्हारे भाइयों का खौफ भी महसूस ना हुआ। सच्ची अगर कोई मेरे लिए ऐसा करता तो मैं जी जान से उस पर कुर्बान हो जाती। इसने नरगिस को चुटकी भरते हुए कहा, चल हट बेशर्म कहेगी। नरगिस शर्म से सुर्ख होते हुए बोली, वैसे नरगिस रानी, अगर तुम इस बेचारे पर तरस खा लो तो क्या हर्ज है। देख शांतुल, मैं पत्थर मार दूंगी, हाँ,
नरगिस ने शांतुल के बाल खींचते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि इस मुसीबत से निजात के लिए कोई अच्छा मशवरा दोगी। अगर तुमने ऐसी ही बातें करनी है तो मैं चली जाती हूँ। नरगिस ने मुंह बनाते हुए कहा और साथ ही उठ खड़ी हुई। अच्छा बाबा, अच्छा मशवरा भी देती हूँ, तुम बैठो तो सही। शांतल ने नरगिस का बाजू खींचकर इसे बैठाते हुए कहा, अच्छा देखो, कल जब तुम खाना लेकर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसी बहाने मैं भी उस आशिक को देख लूंगी और साथ ही इसे समझा भी दूंगी कि मियाँ साहबजादे इन तिलों में तेल नहीं और यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। उम्मीद है कि बात उसकी समझ में आ जाएगी, वरना फिर कुछ और सोचेंगे। ठीक है। और फिर ये बात तय करने के बाद नरगिस अपने घर चली गई और इसे अगले दिन खाना देकर वापस आते हुए वो दोनों एक साथ थी। पुल क्रॉस करने के बाद मखसूस फसल पर पहुंचकर नरगिस के कदम खुद ब खुद रुक गए और फिर इसने शांतुल को मुखातिब करते हुए कहा, यही वो खेत है। अभी इसका जुमला मुकम्मल भी न हुआ था कि वहां आवाज बुलंद हुई। वही मखसूस लहजा, वही मखसूस जुमला, और नरगिस का दिल धक से रह गया। शांतुल ने एक नजर नरगिस की तरफ देखा जिसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। फिर वो खेत की तरफ देखते हुए गुस्सीली आवाज में बोली, कौन हो तुम? बाहर निकलकर सामने आओ। लेकिन जवाब में वही मखसूस आवाज सुनाई दी, आती हो या मैं आऊं? और शांतुल की पेशानी पर आने वाले बाल मजीद कह रहे हो कि देखो, तुम जो कोई भी हो, शराफत से बाहर निकल आओ और सीधी तरह बताओ कि तुम क्या चाहते हो, नरगिस को क्यों परेशान करते हो। लेकिन जवाबी आवाज में फिर वही मखसूस जुमला सुनाई दिया। इधर नरगिस को शदीद घबराहट और नामालूम सी बेचैनी का शदीद एहसास हो रहा था। उसने शांतुल का बाजू पकड़कर खींचते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, चलो शांतुल चलें, मेरा दिल घबरा रहा है। शांतुल ने मुड़कर नरगिस की तरफ देखा और फिर पलटकर खेत की तरफ देखते हुए गरजी, तुम सामने नहीं आए हो ना, इसका मतलब है कि तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। अब तुम्हारे साथ नरगिस के भाई खुद ही निमट लेंगे, समझे तुम। शांतुल ने नरगिस का हाथ थामा और दोनों तेज तेज चलती हुई गांव की तरफ रवाना हो गई।